बाल मुकुंद जी के बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में जानेंगे। तो हिंदी गद्य साहित्य में निबंध में 4 विषय हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन जिसे लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी ने, क्रोध जिसे लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने, अशोक के फूल जिसे लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, भोला राम का जीव जिसे लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी। तो इसका पहला विषय हम पढ़ेंगे बनाम लॉर्ड कर्जन। तो पहला विषय है बनाम लॉर्ड कर्जन जिसे लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी ने। तो बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 में रोहतक जिले के गुड़ियाना नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। इन्होंने उर्दू के पत्रकार भी थे, लेखक भी थे। लाहौर से प्रकाशित होने वाले कोहिनूर पत्रिका और अखबार चुनार के वो संपादक थे। उसके बाद हिंदी में भी उनकी रुचि आ गई और वे हिंदी पढ़ने लगे और हिंदी में लिखाई की। वे भी हिंदी में प्रकाशित बंगवासी और भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। वे पत्रकार के साथ भी हिंदी में निबंध लिखे। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों का संग्रह गुप्त निबंधावली के रूप में प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा इसके शिवशंभु के चिट्ठे के नाम में एक निबंध संग्रह है जिसमें 14 चिट्ठे शामिल है। इनकी हिंदी चलती और फड़कती हुई होती थी। विनोद और व्यंग का पुत प्रायः सर्वत्र विद्यमान रहा करता था। इनकी आलोचना गंभीर, संयुक्त, शिष्ट, निष्पक्ष, व्यापक होती थी। इस महान व्यक्ति का निधन 18 दिसंबर 1907 को दिल्ली में हुई। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में उनका राजनीतिक निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन है। निबंध के अनुसार शिवशंभु शर्मा एक क्षत्रिय था। बुलबुलों पर उसका प्यार था। उसके पिता उसके लिए बुलबुल ला देते थे। वह 1 घंटा तक उसके साथ खेलता था। कभी कभी बुलबुल खरीदने का शौक भी उसके पास दिखाई देता था। बुलबुल पकड़ने की चिंता भी उसके पास रहता है। इस कल्पना को लेकर वो सो जाता है और रात को बुलबुल पकड़ने का स्वप्न भी देखता रहता है। स्वप्न के अनुसार हर जगह बुलबुलमय हो जाता है। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है ये बाल मुकुंद गुप्त जी का चित्र है। तो ये है हमारे निबंधकार बनाम लॉर्ड कर्जन की। तो यहाँ बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपने बचपन के एक सपने के बारे में कहा है। उनके बचपन के सपने के साथ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को तुलना किए हैं। वो यह चिट्ठी शिवशंभु शर्मा के नाम से लिखते हैं। तो जो पहले मैं आपको पढ़ाई वो तो टेस्ट पेपर में सारांश था। सारांश भी अच्छे से नहीं दिया गया है, पर पाठ के विषय वस्तु में जो है ना उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ओएसटीटी में। तो आपको इस पाठ को भी अच्छे से पढ़ना होता है। तो लीजिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बनाम लॉर्ड कर्जन, बाल मुकुंद गुप्त जी। माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ों को बुलबुले का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुले बाज थे। वह बुलबुले पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिवशंभु शर्मा बुलबुले लड़ाने का चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुले को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमारों को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालकों को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वो भी पिता की निगरानी में। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमारे जो शिवशंभु है उसे बुलबुलों का बहुत शौक था, परंतु पिताजी के आकट की वजह से उनको आज्ञा ना हो मिलने की वजह से वो बुलबुले नहीं रख पाते थे। सराय के भटियारी बुलबुले पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे, पर बालक शिवशंभु तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिताजी आज्ञा बिना वो बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुलों को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शिवशंभु है, स्वयं इसी को उस बालक काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता।
बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है, तो सोने के बाद वो सपने में देखा, सच में नहीं, सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही है। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती है। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे नीचे उड़ती है। उनके बैठने के अड्डे में भी नीचे नीचे है। वह कभी उड़कर इधर आ जाती है और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती है। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती है। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल है। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती है और उड़ती फिरती है। वही एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरे कलश है, उन पर भी बुलबुलें बैठी है। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वो सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालकों के सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा है, मैं कहाँ उड़ जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ। इस विचार के आते ही स्वप्न भंग हो गया। बालक कुलबुलाकर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया, मतलब उसका सपना टूट गया। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को सपने की सहित तुलना करके बोला। जब से भारतवर्ष पर में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। या सच में कोई करने के योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपके भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कर्मों के सिवा काम की बात आप कौन से कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपके 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति मुतराक से भरे कर्मों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो, यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख अनोखी चीज होगा, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा, या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी? ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुल के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ जहाँ से वो जुलूसते हाथी आए वहीं वहीं से सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झोले और सोने का होदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वो भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका न था। वह भी जहाँ से आया था वही चला गया। ये सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी। भारतवर्ष में वो पहले ही से मौजूद थी,
क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्तताओं से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों के लिए यह सब बातें विचारने की है। चीज वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर क्याम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एम्पोरिएट तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीजों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य है और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वो कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा ये चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिसमें इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरोसी नहीं। नदी नाव संयोग के भांति ही। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इसमें कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकराकर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडॉन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किसकी मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इसी दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने की अड्डे बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखावे। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है और देखिए एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन 2 यादगारियों की आपके जिम्मे कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वो लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबारी की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख सपने की है। तो ये कल्पना करते हैं और तुलना करते हैं कि जिस तरह उनके बचपन की बुलबुलों का स्वप्न था, वो स्वप्न वो जानते थे कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह लॉर्ड रिपन के शासनकाल को ये तुलना करके कहते हैं कि आपकी ये शोबाजी से इस देश के जो भूखे जनसाधारण हैं उनका भी आशा पूरा नहीं हो सकता। तो आशा है कि आप सब ये निबंध को अच्छे से समझें और याद रखें, और इसको एक एक लाइन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू।